हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज़ के इस मंच पर। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग उत्तराखंड में अपर पीसीएस, उत्तराखंड एसआई, एलटी, आबकारी पुलिस और अन्य परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड सब्जेक्ट में उत्तराखंड में हम लोग देख कर चलते हैं भूगोल सीरीज चलाई हुई है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उत्तराखंड में हम लोगों ने जलवायु कटिबंध पढ़े थे। आज हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उत्तराखंड में आपदा के लिए। तो उत्तराखंड में पढ़ते हैं प्राकृतिक आपदा। उत्तराखंड हम लोग पढ़कर चलते हैं उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा। ये टॉपिक हम लोग लेंगे और इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न होंगे सभी प्रश्न हम लोग देखकर चलेंगे। यहाँ पर जी प्राकृतिक आपदा, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा इसे पढ़ेंगे जी हम लोग। यहाँ पर इससे संबंधित जो भी टॉपिक आपके होंगे सब लेकर चलेंगे हम लोग पॉइंटों को। अब देखो उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा किस किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा देखने को मिल रही है उत्तराखंड में। हम लोग कहेंगे यहाँ पर जैसे देखते हैं अतिवृष्टि, अतिवृष्टि उत्तराखंड में देखने को मिल रही अतिवृष्टि। दूसरा देखिए जैसे बादल फटना, बादल फटने जैसी घटनाएं बहुत हो जाती है जी उत्तराखंड में, बादल फटना। तीसरा देखिए जैसे हम लोग बाढ़ की समस्याएं बहुत है उत्तराखंड में। हिमखंडों का गिरना, हिमखंड मतलब बर्फ की चट्टान, हिमखंडों का गिरना। यहाँ पर देखें हिमखंडों का हम लोग देखें गिरना, हिमखंडों का गिरना, ये बर्फ की चट्टान। नेक्स्ट देखें वनों में आग लगना, वनाग्नि। यहाँ पर जी वनाग्नि भी एक यहाँ पर देखकर चले प्राकृतिक आपदा है। भूमि का खिसकना, यहाँ पर जी बड़ी बड़ी चट्टानों का खिसकना उसे कहते हैं भूस्खलन, भूस्खलन। यहाँ पर जी ऐसे ही एक है यहाँ पर जी भूकंप, हम लोग देखकर चले भूकंप। तो ये जो हमने लिखे हैं इधर सारे, ये इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड में आती रहती है। अतिवृष्टि को क्या बोलते हैं? अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा। जब अत्यधिक वर्षा होती है आप लोग जानते हो तो कभी कभी क्या होता है कि बाढ़ की समस्याएं आ जाती है। अत्यधिक वर्षा जब होती है तो कभी कभी हम लोग देखते हैं बादल फट जाते हैं जी, कभी कभी पर्वतों से टकरा करके संपूर्ण बादल हम लोग देखते हैं फट जाते हैं वहां पर, और अत्यधिक पानी अचानक आ जाता है। पानी अचानक आ गया या तो अत्यधिक वर्षा से आ जाए या बादलों के फटने से आ जाए तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे पानी अचानक आ गया आप लोग देखते हो कि बड़ी बड़ी चट्टान नीचे खिसक जाती है, जैसे उसे कहते हैं भूस्खलन। भूस्खलन अनेक कारणों से आ सकता है। हम लोग देखें जी, हमने कहा बड़ी बड़ी चट्टानों के खिसकने को क्या बोलते हैं जी? भूस्खलन बोलते हैं, भूमि का खिसकना। जब आप लोग रोड बनाते हो, रोड बनाते समय आप लोग देखते हो कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि चट्टान को तोड़ना पड़ता है। हम लोग थोड़ी चट्टान तोड़ने चलते हैं लेकिन कभी कभी ऊपर से संपूर्ण चट्टान नीचे खिसक जाती है, उसे भी भूस्खलन कहते हैं। वो भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, नीचे चले जाते हैं। कभी कभी तेज बारिश होती है और जो रोड देखते हो आप लोग, रोड के नीचे को कभी कभी नीचे से रोड धंस जाती है, नीचे चली जाती है चट्टान वहां पर जी, वो भी भूस्खलन है। हिमखंडों का गिरना, क्या है हिमखंड? बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। आप लोग देखते हो कि उत्तराखंड में पर्वतीय भूमि है और ऊपर बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें, उन चट्टानों पर देखते हैं कभी कभी वे चट्टानें नीचे खिसक जाती है, बर्फ की चट्टानें। और जब वे नीचे खिसकती है तो कभी कभी वे झील और ताल में जाकर के गिर जाती है चट्टानें, जिससे जल स्तर अचानक से बढ़ जाता है। तो वो भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। जल स्तर के बढ़ने से बाढ़ आ जाती है वहां पर जी। और भूकंप, भूकंप जैसी समस्या आप लोग देखते हो कि पर्वतीय भूमि है यहाँ पर, और भूकंप के भी देखते अति संवेदनशील जोन में उत्तराखंड और संवेदनशील जोन में है, तो भूकंप का बहुत ज्यादा प्रभाव उत्तराखंड में देखने को मिलता है यहाँ पर। और देखो वनों में अग्नि, गर्मियों का मौसम जैसे ही आता है तो वनों में अग्नियों को हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि मानव के क्रियाकलापों के माध्यम से यहाँ पर वनों में ज्यादा अग्नि हमें देखने को मिलती है। तो वनाग्नि भी हम लोग पढ़ते हैं कि एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदाओं को हम लोग जाने कौन कौन से प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड में आती रहती है यहाँ पर जी। इन प्राकृतिक आपदाओं को हम लोग देख रहे हैं। अब जानते हैं जरा टॉपिक को हम लोग। इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने क्या प्रबंध किया है इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए? तो देखते हैं जरा उसी पॉइंट को हम लोग उत्तराखंड सरकार के, कि उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए, जानते हैं जरा। हम लोग जानेंगे यहाँ पर जी आपदा प्रबंध, आपदा प्रबंधन क्या प्रबंध किया है जी उत्तराखंड ने यहाँ पर आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड में। अब देखो जो भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर जी उत्तराखंड में, हम लोग जानेंगे उत्तराखंड में अगर हम लोग पढ़े उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए क्या प्रयास हुए। ये जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं इन्हें रोक पाना असंभव है। हम लोग केवल इनसे बचाव कार्य कर सकते हैं, थोड़ा जागरूक हो सकते हैं ताकि हम लोग समय से बचाव कार्य कर सके। इन्हें रोकने का प्रयास,
में हम लोग समर्थ नहीं है, कोई भी इन्हें नहीं रोक पाने का, असंभव है इन्हें रोकना, लेकिन बचाव का कार्य कर सकते हैं हम लोग जी। तो देखते हैं उत्तराखंड में हम लोग पढ़कर चलते हैं आपदा प्रबंधन। अब देखो आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड ने किसकी तकनीकी का सहारा लिया है, तो हम लोग देखकर चले ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोग देखते हैं आपदा प्रबंधन मॉडल कहां से ले रखा उत्तराखंड ने, जो हम लोग देखकर चले मॉडल, आपदा प्रबंधन मॉडल, ये मॉडल कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया है जी, ऑस्ट्रेलिया से लिया मॉडल। कहां से लिया जी, ऑस्ट्रेलिया से लिया है आपदा प्रबंधन मॉडल। हमारे अगर भारत में बात करें आपदा प्रबंधन अधिनियम की, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था, अधिनियम, तो अधिनियम 2005 का है आपदा प्रबंधन अधिनियम। लेकिन ये अधिनियम लागू कब हुआ, अगर इसके लागू होने को बताए तो हम लोग देखेंगे 2006 में इसे लागू किया, 2006 में इसे लागू किया गया आपदा प्रबंधन अधिनियम को हम लोग देखकर चले। लागू हुआ है 2006 में, आया था भारत में 2005 में जी ये आपदा प्रबंधन अधिनियम। सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कहां से ले रखा है जी, हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया से ले रखा है। अगर इसी में जाने हम लोग केंद्र में, अगर देखें हम लोग आपदा से निपटने के लिए क्या चला हुआ है जी, केंद्र में NDRF चला हुआ है। लेकिन एक हम लोग देखकर चलेंगे NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA इसे कहेंगे हम लोग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यहां पर जानकर चलेंगे। और जो NDMA है इसे भी जानेंगे हम लोग, ये कब बना है यहाँ पर जी, इसी की तर्ज पर उत्तराखंड में क्या बना है यहाँ पर उसे भी जानेंगे। USDMA, DMA यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जरा US मतलब उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दोनों को जानेंगे। अगर देखें NDMA कब का है इसे भी जानेंगे जरा, NDMA कब का है यहाँ पर जी। और देखो एक पॉइंट और बता देते, बाद में बताएंगे कब का है जी आपका, एक है जी NDRF, ये केंद्र में बनी है। इसी की तर्ज पर उत्तराखंड में क्या बना है, USDRF। हम लोग देखें NDRF और SDRF का गठन कहां हुआ है, उत्तराखंड में हुआ। क्या है ये, अगर देखें हम लोग क्या है यहाँ पर जी, इन्हें भी जानेंगे हम लोग क्या है ये, यहाँ पर इसे भी जानेंगे जरा, ये क्या है जी। अगर हम लोग देखकर चले NDMA कब का है, 2006 का, NDRF कब का है, 2006 का, USDMA कब का है, अगर देखकर चले 2007 का, और USDRF कब का है, SDRF कब का है उत्तराखंड में, तो हम लोग देखकर चले 2013 का, 2013 का। कभी कभी इसकी डेट हम लोग देखते हैं 12 जुलाई या 21 जुलाई देखने को मिल जाती है आप लोगों को वहां पर जी। अब देखो NDMA क्या है यहां पर जी, हम लोग देखकर चले, ये है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मैनेजमेंट अथॉरिटी हम लोग देखकर चले, मैनेजमेंट अथॉरिटी है यहां पर अगर पढ़े NDMA को। और ये क्या है यहां पर जी, ये है उत्तराखंड, हम लोग कहेंगे उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मैनेजमेंट हम लोग देखें यहां पर जी अथॉरिटी, मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये यहां पर ये है जी मैनेजमेंट अथॉरिटी। अगर देखें NDRF क्या है यहां पर जी, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, और देखते हैं USDRF क्या है आपका यहां पर जी, तो हम लोग कहेंगे उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये सब बनाए गए
यहाँ पर हम लोग देखेंगे यदि कहीं पर आपदा आ जाए, उस आपदा से निपटने के लिए ये कहाँ पर है जी, हम लोग कहेंगे केंद्र में। ये केंद्र में बनी है। और ये कहाँ पर है जी, ये भी केंद्र में। और ये कहाँ है, तो हम लोग कहेंगे उत्तराखंड राज्य में। ये दोनों कहाँ है जी, हम लोग देखकर चले उत्तराखंड राज्य में। ये यूके में है, जो दोनों तैयार हुई है, इन्हें हम लोग पढ़ रहे हैं जी यहाँ पर जी। तो हमने एनडीएमए को जाना, यूएसडीएमए को जाना, एनडीआरएफ को जाना और यूएसडीआरएफ को जाना। इसके बाद में देखिए जरा पॉइंटों को, आपदा प्रबंधन के लिए और सरकार क्या कर रही है उत्तराखंड में, तो उन्हें भी चेक करें जरा और पॉइंटों को। आप लोग को मालूम है यदि कहीं पर किसी डिस्ट्रिक्ट में आपदा आ रही है या पूरे स्टेट में हम लोग देखें कहीं पर भी आपदा आ रही है, तो सरकार ने उनके लिए एक टोल फ्री नंबर दिया है। टोल फ्री नंबर दिया है, उस पर आप लोग नंबर को डायल करिए और हम लोग देखते हैं वहां पर जो हेडक्वार्टर है वहां तक आपके उस नंबर से सूचना मिल जाएगी। जैसे ही वो सूचना मिलेगी तो आपकी तहसील में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, संपूर्ण क्षेत्र में सूचित कर दिया जाएगा अधिकारियों को कि वहां पर इस प्रकार की आपदा घटित हुई है। तो इसीलिए जो टोल फ्री नंबर आया है उस नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो राज्य स्तर पर अगर देखकर चले, सरकार ने क्या किया है, राज्य स्तर पर आपदा के लिए टोल फ्री नंबर, आपदा के लिए टोल फ्री नंबर क्या दिया है जो सूचित कर सके लोग यहाँ पर कि कहीं पर इस प्रकार की आपदा है यहाँ पर, कि जैसे बाढ़ आ जाए। हम लोग देखें यहाँ पर जी, बाढ़ आ जाए, टोल फ्री नंबर क्या है जी, तो देखिए जी राज्य स्तर पर वो है 1070। 1070 की अगर हम लोग देखकर चले यहाँ पर जी, ये राज्य स्तर पर टोल फ्री नंबर है। इसी के साथ में देखें हम लोग जिला स्तर पर, जिला स्तर पर क्या टोल फ्री नंबर होगा, तो हम लोग कहेंगे 1077। जैसे ही जिला स्तर पर देखोगे आप लोग ये टोल फ्री नंबर की यहाँ पर भूस्खलन आया है या बाढ़ की समस्या हुई है, तुरंत से उस जिले की तहसील में सूचना दी जाएगी वहां पर जी, और सूचित किया जाएगा वहां पर कि इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए किस प्रकार आप लोगों को कार्य करना है। तुरंत से वहां पर एसडीआरएफ वगैरह भेजी जाएगी वहां पर जी। अब देखो इसी के साथ में हम लोग देखकर चले आपदा प्रबंधन में, यहाँ पर 1077 है और यहाँ पर 1070 है। ये पूरे राज्य में सूचना दे देगा, ये जिले में सूचना दे देगा वहां पर। और जिले में हम लोग देखकर चले जो जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी को भी यहाँ पर कुछ हम लोग देखकर चले, प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को 50-50 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे प्रत्येक जिला अधिकारी को। किस लिए दिए जाएंगे 50 लाख रुपए, यदि कहीं पर आपदा आ गई, बाढ़ आ गई जी कहीं पर जी, हम लोग कहने लगे उन लोगों के लिए खाद्य सामग्री पहुंचानी, वहां पर जो एसडीआरएफ आ रहे उनके लिए कुछ आवश्यकता पड़ी सामान की, उसे पहुंचवाना वहां पर जी। तो उसमें हम लोग देखते हैं 50-50 लाख रुपए प्रत्येक जिले के जिला अधिकारी को दिए जाएंगे यहाँ पर उस कार्य से निपटने के लिए। तो यहाँ पर हमने राज्य स्तर पर नंबर देखा है और जिला अधिकारी को 50-50 लाख रुपए हम लोगों ने पढ़े, ये आपदा प्रबंधन के लिए। अब देखो लोगों की जिम्मेदारी भी कुछ बनती है। साथ में एक पॉइंट और बता दें आपको, जरा यहाँ पर ध्यान रखो जरा, जो मंसूरी है हम लोग कहेंगे लाल टिब्बा, ये लाल टिब्बा पड़ता है मंसूरी में, लाल टिब्बा मंसूरी में पड़ता है। यहाँ पर क्या है, लाल टिब्बा में रडार लगा रखा है जी, एक रडार, लाल टिब्बा में एक रडार लगा रखा है और इसके माध्यम से 10 पर्वतीय जिलों को सूचित कर दिया जाता है कि मौसम किस प्रकार का है, कैसा नहीं है वहां पर जी, ये सूचित करता रहता है वहां पर जी। तो लाल टिब्बा में रडार स्थापित किया हुआ है जी, ये लोगों को जागरूक कर रहा है वहां पर जी। तो लाल टिब्बा से भी सूचना मिल पा रही है। जो सरकारें बहुत यहाँ पर देख कर चले कार्य कर रही है आपदा प्रबंधन के लिए। और देखो इसी के साथ में और क्या हुआ है यहाँ पर जी आपदा प्रबंधन में, अगर बताएं आपको जी, यहाँ पर लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी है। जागरूकता यदि पैदा होगी वहां पर तो लोग समय से जागरूक होकर के अपना बचाव कर सकते हैं थोड़ा बहुत वहां पर, जो हम लोग देखकर चले। और जागरूकता पैदा करने के लिए किस प्रकार का बचाव, जैसे वनों का कटान रोक दिया जाए, वनों का कटान ना करें ऊपर पर्वतीय क्षेत्र में, क्योंकि वनों का कटान करोगे आप लोग तो क्या होगा कि भूमि वहां से देखेंगे वो नंगी हो जाएगी, नंगी पर्वत जब हो जाएगी, वर्षा जब पड़ेगी तो मिट्टी कट के नीचे आएगी और उसी को हम लोग भूस्खलन कहेंगे। वहां पर इस प्रकार की घटना देखने को मिलेगी। वहां पर चट्टानों को ना तोड़े इस प्रकार से वहां। तो हम लोग देखकर चल रहे हैं कि इस प्रकार से जागरूक करने के लिए लोगों को क्या कार्य किए जा रहे हैं। एक पत्रिका निकली हुई, आपदा प्रबंधन पत्रिका, आपदा प्रबंधन पत्रिका, आपदा प्रबंधन पत्रिका, इसे पढ़ते हैं लोग, यहां पर थोड़ा समझते हैं आपदा प्रबंधन पत्रिका कैसी है। तो हम लोग कहेंगे त्रैमासिक है, त्रैमासिक पत्रिका, इससे भी सूचना दी जा रही है लोगों को जागरूक करने की। साथ में हम लोग देखें यहाँ पर जी, जो
एक फिल्म बनी है, एक मूवी बनी है यहाँ पर, उस मूवी का नाम है डांडी काठी की गोद माँ। हम लोग देखें यहाँ पर जी, डांडी काठी की गोद माँ, एक मूवी बनी है डांडी काठी की गोद माँ। ये मूवी भी किससे संबंधित है? तो हम लोग कहेंगे भूकंप जो प्राकृतिक आपदा आती है उससे संबंधित एक मूवी भी बताई गई यहाँ पर, जिससे लोग जागरूक हो जाए कि किस प्रकार हमें बचाव करना चाहिए भूकंप के दौरान। डांडी काठी गोद माँ में बताया गया इसी प्रकार से। एक ऐसी भूकंप पर बनी एक मूवी और है, उसका नाम है चक्रचाल। डांडी काठी की गोद माँ फिल्म है आपकी है यहाँ पर जी, और एक चक्रचाल फिल्म है आपकी जी। ये दोनों ही फिल्म हम लोग देखकर चले भूकंप से संबंध रखती है, दोनों ही मूवी यहाँ पर। तो लोगों को इस प्रकार से जागरूक भी किया जा रहा है। और जब केदारनाथ आपदा आई थी तो केदारनाथ आपदा के बाद पाठ्यक्रम में भी जोड़ दिया है सीबीएसई बोर्ड ने पाठ्यक्रम में भी अपने लगा दिया है। एक सीबीएसई बोर्ड ने क्या जोड़ा है? तो केदारनाथ आपदा के बाद हम अगर देखें यहां पर केदारनाथ आपदा के बाद क्या हुआ, तो केदारनाथ आपदा के बाद देखें हम लोग, केदारनाथ आपदा के बाद सीबीएसई बोर्ड में अगर बात करें हम लोग, सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करें तो इसने क्या जोड़ दिया यहां पर? डिजास्टर इन उत्तराखंड, रेन ऑफ टेरर। ये सब्जेक्ट आपके हम लोग देखते हैं उत्तराखंड में सीबीएसई बोर्ड में जोड़ दिया गया, ताकि लोगों को इसके विषय में जानकारी मिले कि किस प्रकार की आपदा आती है और उनसे बचाव कैसे करते हैं। ये कुछ तथ्य थे आपकी क्लास में जो हम लोगों ने दिए। अब इनसे आगे की बात करते हैं हम लोग कि आप लोग जानते हो कि जब उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड हम लोग देखते हैं कब का है लगभग जी। उत्तराखंड आप लोग समझते हो यहाँ पर जी, जो उत्तराखंड है आप लोग समझते हो कि उत्तराखंड का इतिहास कितना पुराना है जी। पहले यूपी था, यूपी से पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगर देखकर चलते हैं यूपी के बाद का भी देखें और यूपी से हम लोग देखकर चले यूपी में भी देखें, तो लगातार इतिहास तो ये है कि आपदाएं आती रही है। भूमि तो यही थी, पहले नाम बदल लो आप लोग, यूपी था यहाँ पर उत्तराखंड कर दिया जी। आपदा तो बनी हुई है जी। उन्हीं आपदाओं में अगर देख कर चले, एक मुख्य आपदाएं काफी पढ़ेंगे हम लोग, जो आ चुके हैं मेन पढ़ेंगे, काफी नहीं मेन पढ़ेंगे केवल जी। लेकिन सबसे मेन जो है पहले उस पर फोकस बनाएंगे हम लोग कहेंगे सबसे मेन जी। एक यहां पर देखकर चले 1893 की एक मुख्य आपदा है, 1893 में क्या कहेंगे आपदा में? विरही गंगा नदी में बाढ़, विरही गंगा नदी में बाढ़, 1893 की बात है, विरही गंगा नदी में बाढ़। अब विरही गंगा नदी में बाढ़ 1893 को आ रही है, इससे क्या होगा? विरही गंगा, अगर इस गंगा को कहें हम लोग ये किसकी सहायक नदी है? हम लोग कहेंगे अलकनंदा की, अलकनंदा की सहायक नदी है, अलकनंदा की। और इसी अलकनंदा की बात करें हम लोग यहाँ पर, कहाँ है ये? चमोली में। ये कहाँ पर है? चमोली में विरही गंगा। पॉइंटों को ध्यान देना जरा। अगर हम लोग ये कहने लगे ये नदी है यहाँ पर जी, ये नदी चल रही है, इसका नाम हम लोग देखकर चले अलकनंदा, अलकनंदा इस नदी का नाम दे, और इसी की सहायक एक नदी है, ये निकल रही जी यहाँ पर जी, ये है जी विरही गंगा। ये विरही गंगा नदी है यहाँ पर जी, इसे नाम दे रहे जी हम लोग विरही गंगा, विरही गंगा इसका नाम है जी। ये सहायक है अलकनंदा की। अचानक से हम लोग देखकर चले यहाँ पर अलकनंदा नदी में यहाँ पर हिमखंडों के आने से यहाँ पर अचानक से इसमें पानी बढ़ गया। इसके पानी बढ़ने से हम लोग देखते हैं विरही गंगा नदी में पानी बहुत तेज हो गया, इसका बहाव बहुत तेज हो गया, पानी बढ़ता चला गया। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर देखते हैं कि विरही गंगा नदी में यहाँ पर जी, अगर हम लोग पढ़कर चले, यहाँ पर एक पत्थर आकर रुक गया जी, यहाँ पर एक पत्थर आकर रुक गया है यहाँ पर, अगर देखकर चले हम लोग विरही गंगा में जी, एक पत्थर आकर रुका और उस पत्थर ने पीछे का सारा पानी रोक दिया। यहाँ पर हम लोग देखें एक पत्थर यहाँ पर आकर रुक गया है यहाँ पर जी विरही गंगा में, यहाँ पर हम लोग नाम लिख रहे जी पत्थर। इसने पत्थर ने ऊपर जो पानी आ रहा था वो सारा रोक दिया और इसी के पीछे एक तालाब सा बन गया, और उसका नाम क्या रखे जी? जो तालाब बना है यहाँ पर जी, इसका नाम हम लोग दे रहे जी गोहना ताल, गोहना ताल। अब देखो ये बात कब की? 1893 की चल रही जी। 1893 में अलकनंदा नदी में पानी आया, एक बड़े से पत्थर ने यहाँ पर पानी को पीछे रोक दिया है विरही गंगा में,
और उस ताल का नाम बन गया है जहां पर पानी रुका है गोहना ताल यहाँ पर। लेकिन आपदा इस समय नहीं, इस समय कोई जनधन की हानि नहीं हुई है। आपदा तो हम लोग कब नाम दे यहाँ पर जी, जिस समय गोहना ताल टूटा। टूटा कैसे, हम लोग देखेंगे क्या हुआ कि कुछ समय बाद देखकर चले हम लोग यहाँ पर गोहना ताल में जो ये पत्थर था यहाँ पर, ये पत्थर हट गया यहाँ से। पत्थर के हटने से देखते हैं आगे पानी निकल गया, मतलब गोहना ताल टूट गया, आगे चला गया। जैसे ही निकला आगे तो वीरी गंगा नदी में पानी बढ़ना ही है। यहाँ पर अपने मार्ग से भटककर इस प्रकार से बहने लगी जी ये वीरी गंगा नदी, पानी इतना हो गया जी नीचे यहाँ पर आकर के। तो हम लोग कहेंगे ये घटना कब की है, 1894। ये घटना है 1894 की, मतलब 1894 में क्या हुआ, गोहना ताल टूट गया। तो हम लोग वास्तव में कहे कि वीरी गंगा नदी में हम लोग देखे कब बना है यहाँ पर जी, वीरी गंगा नदी में जो गोहना ताल टूटा है तो 1894। 1894 में हम लोग कहेंगे गोहना ताल। गोहना ताल, गोहना ताल के टूटने से आपदा, टूटने से आपदा यहां पर जी हम लोगों ने एक मुख्य आपदा का नाम समझा। ऐसी ही एक आपदा और बता देते हैं जी आपको जी, ध्यान देना जरा। आपदा से संबंधित जो भी पॉइंट आपके सब लेकर चल रहे हैं जी हम लोग, देखना जरा जो इंपोर्टेंट है सारे जी। एक आप लोग देखते हो कि 1898 की बात है, 1898 की यदि बात करें हम लोग, एक घटना होती है मालपा में, मालपा भूस्खलन। मालपा भूस्खलन 1898 की बात है। अब ये मालपा कहां पड़ता है, हम लोग कहेंगे पिथौरागढ़ में है जी। 1898 इंपोर्टेंट आपदा है जी मालपा भूस्खलन जी। हमने कहा अगर उत्तराखंड में देखे ये पिथौरागढ़ है आपका, हमने कहा ये पिथौरागढ़ है जी, ये जी ये पिथौरागढ़ बना है, ये हमने पिथौरागढ़ माना है यहाँ पर, ये पिथौरागढ़ है जी यहाँ पर। और देखो पिथौरागढ़ में अगर देख कर चले, यहाँ पर एक दर्रा है पिथौरागढ़ में जी, और इस दर्रे का नाम है, दर्रा होता है पास, पहाड़ी को काट करके बनाया गया, इसका नाम है लिपू लेक। लिपू लेक, इस दर्रे का नाम है लिपू लेक दर्रा, इस दर्रे का नाम। अगर हम लोग देखकर चले यहाँ पर पड़ता है जी चीन ऊपर, और चीन में ही एक क्षेत्र पड़ता है कैलाश मानसरोवर, इसका नाम है यहाँ पर जी कैलाश मानसरोवर। जानना जरा ध्यान से, कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऊपर पड़ता है जी कैलाश मानसरोवर। अब अगर उत्तराखंड से यात्रा करनी पड़े हमें, हम लोग उत्तराखंड से होते हुए जाएंगे लिपू लेक, हमें कैलाश मानसरोवर जाना है, तो यहाँ पर देखो जरा ये रोड जा रहा है जी, इस रोड से हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से होते हुए कहाँ निकलेंगे जी, इस प्रकार से चीन में जाएंगे, इधर चीन वाला एरिया जी ये सारा, इधर चीन में जाएंगे और चीन से होते हुए यहाँ पर कैलाश मानसरोवर पहुँच जाएंगे। कौन से दर्रे से होकर के जा रहे हैं हम लोग, लिपू लेक। लेकिन बात को समझना, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है जी रोड, और यहाँ तक देखें हम लोग, ये क्षेत्र पड़ता है जी, इस क्षेत्र का नाम है गुंजी गांव, पिथौरागढ़ में गुंजी गांव, पिथौरागढ़ में गुंजी गांव से आगे देखें हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पर चले आगे, तो यहाँ पर पिथौरागढ़ में पड़ता है जी मालपा। मालपा पिथौरागढ़ में ये पड़ता है जी मालपा, पिथौरागढ़ में गुंजी गांव नीचे। जैसे ही ये रोड चल रहा था, इस रोड के सहारे हम लोग जा रहे हैं जी, तब तक तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे ही यहाँ गुंजी गांव पहुंचे, गुंजी गांव से ऊपर पहाड़ स्टार्ट हो गए, और पहाड़ों से हम लोग देखते हैं रोड नहीं जा रहे जी आगे, पैदल चलना पड़ेगा। हम लोग यहाँ से यदि पैदल चलना स्टार्ट करें, आप लोगों को मालूम है कि ऊंचाई पर चढ़ते समय हम लोग मैदान की अपेक्षा बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, तो रास्ते में बार बार रुकना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो जरा, हम लोग जैसे यहाँ पर चले, यहाँ पर आगे चढ़ाई चढ़े, फिर रुक गए, यहाँ पर आगे रुक गए, फिर ऐसे आगे रुके, इस प्रकार रुके। तो ये जो इस प्रकार से रुकना पड़ता है, जगह जगह पर रात बितानी पड़ती है रुककर, इन्हें बोलते हैं पड़ाव। इन्हें पड़ाव बोलते हैं, जहाँ रात रुक करके हम लोग वहाँ पर अपने टेंट वेंट लगा करके रुक जाते हैं रास्ते में, उसे पड़ाव बोलते हैं वहाँ पर। तो ऐसा ही हम लोग देखते हैं, एक पड़ाव यहाँ पर था मालपा में। जैसे ही जा रहे थे तो थकान महसूस की, तो मालपा में यात्री अपना टेंट वेंट लगा करके रुके हुए थे यहाँ पर जी, मालपा क्षेत्र में जी, इसमें जी ये मालपा क्षेत्र है। यहाँ पर हुआ क्या, रात को, रात के समय क्या हुआ, यहाँ से देखकर चलते बारिश हो रही थी थोड़ी, और बारिश के होने के कारण यहाँ पर भूमि खिसक गई, भूमि खिसक गई, और भूमि के खिसकने से जो मालपा में सो रहे थे व्यक्ति रात को, वहां पर वे मलबे में दब गए वहां पर। तो हम लोग देखते हैं ये घटना, मालपा दुर्घटना बड़ी, यहाँ पर देखकर चलते बड़ी आपदा में शामिल हुई मालपा दुर्घटना। अगर इसे देखकर चले, कब की है ये, 17 से 18, 17-18 अगस्त, 17-18 अगस्त हम लोग देखकर चले 1898,
अगर इसकी बात करें मालपा भूस्खलन की, ये हम लोग देख रहे हैं मालपा भूस्खलन यहां पर जी, मालपा। अगर मालपा भूस्खलन की बात करें हम लोग, मालपा भूस्खलन देखें हम लोग इसके विषय में 17-18 अगस्त का है, 17-18 अगस्त, 17-18 अगस्त का है, 1998 का है ये। और मालपा भूस्खलन में कहें हम लोग यहाँ पर कि ये केदारनाथ आपदा आने से पहले उत्तराखंड की सबसे बड़ी आपदाओं में शामिल है। केदारनाथ आपदा आने से पहले हम लोग इसलिए जानकर चले यहाँ पर। और इसी आपदा में क्या है कि एक कथक नृत्यांगना, कथक नृत्य करने वाली कथक नृत्यांगना प्रोतिमा वेदी का निधन हो गया था इसी आपदा में, मालपा में। और केदारनाथ आपदा आने से पहले की सबसे बड़ी उत्तराखंड की आपदाओं में यही है, केदारनाथ आपदा आने से पहले जी प्रोतिमा वेदी का निधन हो गया। अब देखो 1898 की बात है, अब 1898 में एनडीआरएफ तो नहीं थी यहाँ पर, ना एसडीआरएफ थी यहाँ पर, तो हम लोग देखते हैं ना अधिनियम था यहाँ पर आपदा के लिए जी भारत में उस समय। तो उस समय क्या था, आर्मी को भेजना पड़ेगा। अब आर्मी जाएगी, आर्मी तो हम लोग देखते हैं सोच समझ करके प्रवेश करती है। एनडीआरएफ क्या होता है, एनडीआरएफ को सब सिखा कर रखते हैं, वो तुरंत से एंट्री कर जाती है आपदा में जी, वहां पर जी सब सिखा कर रखते हैं, उसे ट्रेनिंग इस प्रकार दी जाती है। और जो आर्मी थी हमारी स्थल वाली, उसे भेजा गया। तो जगह जगह पर वो देखते हैं जिस प्रकार से सेटअप लगाती है अपना, उसने ऐसे ही सेटअप लगाया, उसे बोलते हैं ऑपरेशन। हम लोग देखते हैं उसे ऑपरेशन बोलते हैं। तो एक प्रकार से हम लोग देखें मालपा भूस्खलन में कौन सा ऑपरेशन चला, तो ऑपरेशन ब्लू एंजल, ऑपरेशन ब्लू एंजल। तो ऑपरेशन ब्लू एंजल का संबंध किससे है, तो हम लोग देखेंगे मालपा भूस्खलन से ऑपरेशन ब्लू एंजल का संबंध यहाँ पर जी। तो इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को हम लोग देख रहे थे यहाँ के टॉपिक को। इससे आगे का टॉपिक जो रह गया है वो नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे जी हम लोग, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी यदि हम लोग इसे बढ़ाएंगे यहाँ पर जी। और क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेशन में बताना जरा। जो भी आप लोगों को इसमें डाउट होगा या कुछ पूछना होगा तो आप लोग अपने कमेंट सेशन में छोड़ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों को इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में, हम लोग करते रहिए तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से। धन्यवाद।